हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB एजुकेशनल इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस कल वाली क्लास में की थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा मियोसिस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। मियोसिस में हम मेनली मियोसिस 1, मियोसिस 2 और आगे जो भी इसके कंपोनेंट्स है उसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम समझेंगे। बट उसको करने से पहले आपको पता है कि मैं हर क्लास से पहले एक क्वेश्चन बॉक्स लेके आती हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास। तो आज के क्वेश्चंस है, व्हाट हैपन इन मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज हमने कल स्टडी करा था। माइटोसिस में सेकेंड फेज होता है किसका? साइटोकाइनेसिस का या कैरियोकाइनेसिस का? कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन का सेकेंड स्टेज होता है। कौन सा? मेटाफेज। उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा एक क्वेश्चन है, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज। माइटोसिस को और कौन से दूसरे नाम से बुलाते हो आप? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट। प्लांट्स में कैसे होती है साइटोकाइनेसिस, ये आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको आप मेंशन कीजिए। और अगर आपने पूरी प्रीवियस आपने क्लास नहीं देखी है जाके, तो आप वो वाली क्लास एक बार चेक कीजिए। उनमें ये अच्छे से हर एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है लास्ट क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद मियोसिस। चलो। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स each with complete haploid set of chromosome. Gametes are formed by specialized diploid cell. These specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. अब आपको लग रहा होगा मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ एक बार में क्यों पढ़ा। रीजन बिहाइंड मैं आपको बताऊंगी। ये जो प्रॉपर 3-4 लाइन लिखी है वो मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है कि अगर जो कोई ऐसा प्रोसेस हो, एक काइंड ऑफ ऐसे सेल डिवीजन हो जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए, हाफ, तो उसे क्या हम बोलेंगे, एक सेकेंड, हाँ डन। अगर जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाए तो उस वो डिवीजन किसके थ्रू होती है? मियोसिस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? मियोसिस के थ्रू। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी मियोसिस और माइटोसिस के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस बताया था। माइटोसिस आपने पूरी पढ़ ली है। माइटोसिस में क्या होता है, जैसे पेरेंट होता है वैसे ही प्रोजेनी होता है। अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो प्रोजेनी भी डिप्लॉयड होएगा। मियोसिस में क्या है? मियोसिस एक ऐसी डिवीजन, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है, मान लो ये पेरेंट है, ये डिप्लॉयड है, 2 एन डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिप्लॉयड है और मियोसिस हुई, यहाँ पे क्या हुई? मियोसिस हुई यहाँ पे, मियोसिस का प्रोसेस सेल डिवीजन का, तो जो डॉटर सेल बनेगी, जो आपकी प्रोजेनी बनेगी, वो एन होगी, मतलब हैप्लोइड होगी। तो ये क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस्ड बाय हाफ कर देता है मियोसिस में। और माइटोसिस होगी तो माइटोसिस के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर माइटोसिस वाले एरिया में लिख देती हूँ। अगर माइटोसिस है तो 2n है, तो माइटोसिस के बाद भी क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। ठीक है। अगर आपका माइटोसिस में n है, मतलब हैप्लोइड है, तो माइटोसिस होने के बाद भी आपका हैप्लोइड ही रहेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहती थी। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट लिखा है ना, जो मैंने भी आपको समझाया नहीं, जो सब मैंने रीड करा है वो समझाती हूँ मैं। ये क्या आप बोल रहे हैं, हमको मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि मान लो कोई एक जो हम ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, या कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, आपको पता है मिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी के अंदर। एक इतना मेगा, मतलब इतना ह्यूज ऑर्गेनिज्म भी बनता है, मैंने आपको बताया था, सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं ना। मैंने क्या बोलता है? जाइगोट एक सिंगल सेल होती है। जाइगोट नाम की सेल से ही आगे जाके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके बनता है। तो ये सेल का नाम क्या है? जाइगोट है ना। इसी जाइगोट से आगे जाके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आपका बनेगा। ये जाइगोट कैसे बनता है, मेन बात ये है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जाइगोट है,
ये जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो और डेवलप होएगा 2 सेल 3, ये जाइगोट आगे जाके 2 सेल 4 सेल 6 सेल 8 सेल करके ऐसे सेल अपनी इंक्रीज करेगा, एम्ब्रियो बनेगा इसके बाद, है ना। उस एम्ब्रियो के बाद क्या जाके बनेगा, एक होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अरे क्या हो गया, एक सेकंड रुको ना, मैं यहाँ पे एम्ब्रियो लिखना चाह रही थी। डन। डन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे जाके क्या बन जाएगा, तो मैं होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को पता है, हल्का सा आपके 2-4 मिनट वेस्ट हो गए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं इसको ना एज अ फ्लो चार्ट बनाना चाहती थी। चलो मैं समझा देती हूँ, अब ये पूरा ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा। ये 2n क्या है, ये 2n आपके है ना पेरेंट्स के जर्म सेल है। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स के जर्म सेल है, उससे क्या बना, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। मान लो ये मदर के, ये फादर साइड, ये भी 2n। ठीक है, इस 2n से मियोसिस होके आगे क्या बना, n। ये 2n से n बनने का प्रोसेस क्या है, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने का प्रोसेस किसके थ्रू हुआ, मियोसिस वाले उसके थ्रू। मियोसिस के थ्रू क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, जो पहले डिप्लॉइड था वो हैप्लॉइड हो गया, क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो गया मियोसिस के थ्रू। ये थोड़ा सा गंदी तरीके से लिखा गया है नो। तो मियोसिस के थ्रू जब रिडक्शन हुआ तो ये दो क्या बने, गैमेट्स बने। क्या बने, गैमेट्स बने। और ये दोनों गैमेट्स आगे जाके क्या होंगे, फ्यूज होंगे फ्रॉम योर बोथ पेरेंट्स, एन दोनों जाके आगे फ्यूज हो, और फिर फ्यूज होने के बाद क्या बना, एक 2n नाम का एक डिप्लॉइड सेल बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। कौन से नाम के, 2n नाम की, है ना। ये जाके एक डिप्लॉइड सेल बनी, इसलिए जाइगोट। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। तो बट अगर आप बोलोगे, अगर डिप्लॉइड मियोसिस ना होता, मियोसिस वाला प्रोसेस ही ना होता, तो आप ये समझ सकते हो ना कि 2n से यहाँ पे भी 2n आते, अगर मियोसिस प्रोसेस नहीं होता, यहाँ से भी पेरेंट्स से 2n आते, और 2n दोनों मिलके यहाँ पे 4n हो जाता, है ना। क्या होता, 4n हो जाता है, ऐसे फिर आगे जाके 4n दोनों पेरेंट्स से आते। अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं, अगर 4n दोनों से आते हैं तो 4n करके 8n हो जाता। ऐसे क्रोमोसोम का नंबर तो बहुत इंक्रीज विद जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होता रहता है ना। नहीं, बट हम भी अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हमारे पेरेंट्स भी डिप्लॉइड थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी डिप्लॉइड थे, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी डिप्लॉइड थे। तो ये डिप्लॉइड वाली जो चीज़ है कि हमारे क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रह रहे, ये किसके थ्रू हो रहा है, मियोसिस के थ्रू हो रहा है। ये प्रोसेस मैं आपको सिखाना चाह रही थी। 2n नाम से जाइगोट बना, जाइगोट से आगे क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से आगे जाके होल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ विद द टाइम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, ये वाला प्रोसेस। ये रब कर इरेज कर देती हूँ। डन, चलो आगे पढ़ते हैं। ये वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में टाइम लिया, क्योंकि ये अभी पढ़ाया नहीं जाता है, इसके लिए अलग से चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है। बट बेसिक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये लिखा क्या हुआ है। मियोसिस एक्चुअली बेस्ड नहीं पे, इसलिए मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल। मियोसिस क्या कर एंश्योर करता है कि एक हैप्लॉइड फेज आए सेल साइकिल में। हैप्लॉइड आए ना, 2n से जो n बन गया था वो हैप्लॉइड फेज आया सेल साइकिल में। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ जब
एन और एन का बोथ पेरेंट्स के थ्रू, तो उसने वापस से डिप्लॉइड को फेज को रिस्टोर कर लिया था। मैंने बताया था जो जाइगोट बना था वो हमारा डिप्लॉइड बना था डायग्राम के थ्रू। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। हम मियोसिस ह्यूमन बॉडी में कब देखते हैं? जब गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन होती है। गैमेट फॉर्मेशन जब ह्यूमन की बॉडी में होता है तब हम मियोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, तब भी आप यही देखोगे। These led to formation of haploid gamete। इससे क्या बनते हैं? हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। मैंने आपको बताया था गैमेट्स बने थे जब 2n से n बना मियोसिस के थ्रू, तो वो क्या बने थे? हैप्लॉइड गैमेट्स बने थे। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। देखो ये जो लिखा हुआ था मैंने पहले ही आपको वो 2n n वाले फेज से मैंने आपको जो मैंने बना के दिखाया था उससे आपको समझा दिया था। मियोसिस के में क्या क्या होता है? मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। क्या लिखा है? दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, दो साइकिल होती है। एक मियोसिस, अगर एक बार मियोसिस हो रही है तो उसके अंदर दो साइकिल होती है, न्यूक्लियस के डिवीजन की और सेल के डिवीजन की। पहले क्या बनता है? एक सेल से दो सेल बनती है, तब एक साइकिल होगी, और फिर जब दो सेल से आगे जाके 4 सेल बनेगी तब एक साइकिल होगी। तो पहले वाली साइकिल को क्या बोलते हैं? मियोसिस 1, और दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? मियोसिस 2। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है। आपको लग रहा होगा जैसे माइटोसिस है, एक बार माइटोसिस हुआ तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर अगली बार माइटोसिस होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसमें नहीं होता। इसमें एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर पूरे मियोसिस के अंदर दो पार्ट है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उन आपको लग रहा होगा दो अलग अलग नाम के हैं तो दो अलग अलग बार पूरी साइकिल रिपीट होगी। साइकिल रिपीट होएगी, बट वो कैसी होएगी, क्या प्रोसेस होएगा, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है। Meiosis 1 is initiated after parent chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at phase। ये कुछ नहीं है। Meiosis 1 क्या होता है? मियोसिस 1 कब स्टार्ट होगी? एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो गया ना, वैसे ही मियोसिस 1 आपकी स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इंटरफेस में होता है ना। हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में एक्चुअली। हमने यहाँ पे G1S G2 फेज पढ़ा था, उससे पहले हमने इंटरफेस पढ़ा था कि इंटरफेस के अंदर G1S G2 फेज आते हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है किसमें? एस फेज के अंदर। चलो आगे पढ़ते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सब क्या चीजें, ये वापस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा इसे आप छोड़ दो। ये जब भी हम प्रोफेस 1 पढ़ेंगे, मियोसिस 1 पढ़ेंगे, उसमें हम सबको समझ में आ जाएगा हमको क्या लिखा हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, वापस से पढ़ाऊंगी फिर मैं ये वाला पार्ट। और लास्ट में जाके क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, है ना। मियोसिस 2 के एंड में मैंने पहले भी बताया था कि मियोसिस माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनती है। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनती है। तो 4 हैप्लॉइड सेल क्या होती है? मियोसिस 2 एंड होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोटिक इवेंट्स देखो दो पार्ट है, मियोसिस 1 होएगा, मियोसिस 2 होएगा। मियोसिस 1 में कौन से फेज होंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जैसे माइटोसिस में होता है ना, फेज के नाम बिल्कुल सेम ही है। फेज के नाम नहीं चेंज होते माइटोसिस और मियोसिस में, फेज के नाम वही है। मियोसिस 2 होगा तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये किस में होंगे? मियोसिस 2 में। आपको इतना समझ में आ गया? मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 दो प्रॉपर भी पूरा। अगर मैं बोलूं कि पूरी मियोसिस है क्या, पूरी मियोसिस ये सब को एक सेकेंड, पूरी मियोसिस क्या है? ये पूरी मियोसिस सब कुछ इंक्लूड करके एक मियोसिस की साइकिल है। ये सब कुछ ओवरऑल इंक्लूड करके, ये कोई डिवीजन नहीं है। ये इसके सिर्फ दो स्टेज हैं साइकिल के। जैसे होता है ना कि हम काम करेंगे, पहले एक काम एक पार्ट में करेंगे, दूसरा काम दूसरे पार्ट में करेंगे, वही वाला काम है। कंप्लीट है तो ये सब कुछ मियोसिस, ये सारा चारों के चारों प्रोसेस होंगे तब जाके ही मियोसिस होगी कंप्लीट। मियोसिस 1 मियोसिस 2 होने के बाद, ठीक है। आगे जाके पढ़ते हैं। मियोसिस 1 हमने देखा, मियोसिस 1 के सबसे पहले हमने क्या देखा?
प्रोफेज वन, है ना। अब हम प्रोफेज वन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर इस पूरे म्यूसिस में कोई चीज समझने लायक है, अब जो चीज समझनी है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन म्यूसिस से रेज हुआ तो इस पोर्शन से प्रोफेज वन से ही रेज होएगा। और जो मेरे को अगर पूरे चैप्टर, आपको ये पूरी क्लास में टाइम लगेगा सिर्फ वो प्रोफेज वन पढ़ाने में लगेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रोफेज वन पे। चलो प्रोफेज वन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेज होता है ना वन, प्रोफेज वन है जो म्योसिस वन का, वो टिपिकली टाइम ड्यूरेशन वाइज लॉन्गर है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स। तभी तो इसके ऊपर इतना 2-3 पैराग्राफ दे रखे हैं। मेटाफिजिक्स देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म कर दिया उन्होंने मेटाफिजिक्स छोटा सा। प्रोफेज वन है इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो इतना सारा दे रखे हो लिखने के लिए। व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की अगर बात करें ना, माइटोसिस का प्रोफेज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। कंपैरेटिवली वो क्या था हमारा, बहुत इजी था टू अंडरस्टैंड और ड्यूरेशन भी उसकी कम थी। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम म्योसिस को माइटोसिस से कंपेयर करें, तो यहाँ पे ना प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से ये टिपिकली लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको पहले बता दिया। It is further subdivided into 5 phases on chromosomal behavior. ये प्रोफेज वन के आगे जाके 5 सब फेजेस में क्या है, डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। ये इनका नाम आपको याद रखना है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस। ये आपको ना सीक्वेंस वाइज, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इस चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग आपको सीक्वेंस वाइज ही याद रखनी पड़ेगी। आप उसका सीक्वेंस ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस, ये क्या है, ये सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन है। ठीक है, आपको इसको ना याद करने का कोई एक मैं निमोनिक बताती हूँ कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, हमको मैम याद तो हो जाते हैं बट हम लिप्टोटिन के बाद डिप्लोटिन बोल देते हैं, डिप्लोटिन के बाद सीधा पेकाइटिन बोल देते हैं, वो नहीं। ये इसका मैं आपको निमोनिक बताती हूँ। लेट ज़ेब्रा प्ले ड्यूरिंग डे, ये क्या एक टाइप का निमोनिक है। अगर किसी को याद नहीं होता आप निमोनिक याद करो। एल से जो लेट है, लेट से लिप्टोटिन, ज़ेब्रा से जाइगोटिन, प्ले से पेकाइटिन, ड्यूरिंग से डिप्लोटिन, डे से डाइकिनेसिस। हो गया आपको ये याद सीक्वेंस। ऐसे ऐसे अगर कोई चीज आपको ना याद हो तो निमोनिक बना लिया करो आप उसके। ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज, सबसे पहला स्टेज क्या है, लिप्टोटिन स्टेज, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जब हम प्रोफेज पढ़ते थे कि यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। सेम प्रोफेज वन में भी क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। प्रोफेज के कौन से फेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन धीरे धीरे आपको दिखने स्टार्ट होती है, लिप्टोटिन में। क्या लिखा है, ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम क्या करते हैं, धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटिन, पूरे के पूरा जब तक लिप्टोटिन चलता है तब तक क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपना एक प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। कौन सी थी हमने, लेट ज़ेब्रा से जाइगोटिन, ये हमारी सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब देखो इस स्टेज के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या चीज है ना, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए। ये ना एक बार आप ध्यान से, अगर एक बार में समझ में आ गया बहुत ईजी है, नहीं तो आप समझते हो कितने भी टीचर से। क्या है ये क्रोमोसोम कैसे पेयर करना स्टार्ट करता है, ये देखो आपको क्रोमोसोम पता है, मैंने कितनी बार क्रोमोसोम बना ली इस क्लास में नहीं, मतलब इस चैप्टर के टाइम पे। ये आपको वन क्रोमोसोम, ये कि हम कह देते हैं कि ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। लेट मी चेंज दिस कलर ना, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है ना। ये मेरे दो क्रोमोसोम मैंने बना दिए। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या करना स्टार्ट करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग कैसे,
ये रेड, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं दोनों के बीच में, जो मैं आपको अभी रेड कलर से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, डन। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन मतलब ये दो क्रोमोसोम का जुड़ना क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये रहा साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो, ये जो पेयरिंग हो रही है किनके बीच में हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रही है पेयरिंग। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं भी है ना पहले पूरा जाइगोटिन आपको लिख के हाईलाइट करके बता दी थी, फिर डायग्राम के थ्रू एक साथ बताऊंगी क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्या ये बताना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस is accomplished by the formation of complex structure synaptonymal complex। माइक्रोग्राफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू हम जब पढ़ते हैं ना, उसके थ्रू हमको दिख रहा है ये प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या बोला, साइनेप्सिस। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है आपको दिख रहा है ना ग्रीन और येलो से, और उसके बीच में ये साइनेप्सिस का प्रोसेस के थ्रू एसोसिएशन, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, these complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent और tetrad। इसको देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला इसे, अब इनको क्या और नाम दे दिया, बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों नाम दिया, बाय, वर्ड पे फोकस करना जो मैं बता रही हूँ अभी आपको। बाय का मतलब होता है टू, टू क्रोमोसोम है ना यहाँ पे देखो, डाई बाय एस, इधर देखो दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे, वन इज ग्रीन वन एंड अदर वन इज येलो वन। सो इन्हीं के हम बोल रहे हैं बाइवेलेंट। और टेट्राड का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल आपने पढ़ा होगा, टेट्रा का मतलब होता है चार, जब हम किसी वर्ड को चार से एसोसिएट करते हैं। आपको यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, दो उसके ग्रीन वाले के और दो येलो वाले के, इसलिए इसका नाम हो गया टेट्राड। However, these are more clearly visible at the next stage. The first two stage of Prophase 1 are relatively, देखो ये जो पहली दो स्टेज पढ़ी हमने प्रोफेज 1 की, कौन कौन सी पढ़ी, लिप्टोटिन और अभी जाइगोटिन। जाइगोटिन मैंने बता दिया और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा, अभी मैं और करती हूँ। ये दोनों स्टेज क्या रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड है, ड्यूरेशन वाइज कम टाइम में हो जाती है दोनों स्टेज, कंपेयर्ड टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट इज पेकाइटिन। अगर इनसे हम नेक्स्ट स्टेज जो हमारी पेकाइटिन है, लेट जेब्रा प्ले, प्ले मतलब पेकाइटिन वाली स्टेज से कंपेयर करें। अब मैं वापस इस बताती हूँ क्या अभी तक मैंने पढ़ा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या, ये ग्रीन और ये येलो एक दूसरे के साथ कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के साथ, कैसे है होमोलोगस क्रोमोसोम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैं बता दूं कि देखो ये मेरा है दो, ये येलो, कलर चेंज कर दिया तुमने, जो मेरे येलो और येलो, ये दो येलो के दो क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, सिस्टर होंगे ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड होते हैं, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ सिस्टर होते हैं। ऐसे ये दोनों ग्रीन वाले क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सिस्टर, बट ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला एक दूसरे के साथ क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। NS लिख रही हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे एक दूसरे के साथ, ये मैं आपको बता रही हूँ, अभी लिखा हुआ है नहीं, आगे काम आएगा ये चीज। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, और येलो ग्रीन एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतना समझ में आ गया। ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हुए हैं, वो क्या होएगा, क्या होगा, साइनेप्सिस। प्रोसेस क्या होगा, साइनेप्सिस, और इससे क्या बनेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके तीन नाम पढ़ा है हमने, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट और टेट्राड, ये पढ़ा है अभी तक हमने। ठीक है, आगे जाके पढ़ते हैं। ये मैंने अभी को ये वाला स्टेज कौन सा था, जाइगोटिन, मैं यहाँ पे जाइगोटिन के लिए Z लिख रही हूँ। ठीक है, जाइगोटिन ये वाला स्टेज अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेकाइटिन। During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosome become distinct
एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ये देखो इसमें क्या होता है, प्रॉपर ये जो विजिबिलिटी है ना, जो अभी आपको दिख रही है, और क्लियर हो जाती है। क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो, सॉरी, क्रोमोसोम और अच्छे से फॉर्म होके आपको प्रॉपर क्रोमेटिड अच्छे से विजिबल होते हैं। एज अ टेट्राड मतलब एज अ 4 इसके क्रोमेटिड आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होते हैं। 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly visible as tetrad. These stage is characterized by appearance of recombination nodule. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या अपीयर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब आप पूछोगे ये क्या हो, नया वर्ड अपीयर हुआ। आज हमारी क्लास में अभी तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और न्यू वर्ड्स आपको ना याद रखने हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल द साइट at which a crossing over occur between non sister chromatid। देखो नाम आ गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या है ये क्रॉसिंग ओवर, क्या है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सब बताऊंगी मैं अभी आपको। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जहाँ पे जाके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमोसोम। चलो अभी ये आगे मैं पहले बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये पढ़ा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, जाइगोटिन। अब हम क्या पढ़ेंगे, पैकाइटिन। क्या पढ़ेंगे हम, पैकाइटिन। चलो अब इसके थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं आगे। मैं वापस से सेम कलर का यूज कर रही हूँ। ठीक है, और येलो कलर, अब देखना ये अब मैं डायग्राम अगर थोड़ा सा ये एक्चुअली ये ही डायग्राम थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, बट ये आप यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोर्शन जब मैं अभी ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाऊंगी, ये पोर्शन देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आपको दिख रहे हैं, एक टाइप का क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर। यही क्या प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्या होगा, दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाले का जेनेटिक मटेरियल है वो किस में चला जाएगा, येलो वाले में। ग्रीन वाले का जेनेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, येलो वाले में। और येलो वाले का जेनेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, ग्रीन वाले में। ये प्रोसेस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है। इससे जो नोड्यूल टाइप बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने पढ़ाया था लास्ट में, ग्रीन वाला और येलो वाला ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब क्या हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपका जो ग्रीन वाला है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट जो आता है, एक सेकंड मैं इसको वापस से बना दूं। डन। अब मैं आपको येलो वाला, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसको अभी तक भी नहीं आया। अब आपको दिख रहा है ये, आपको कभी क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला है उसके अंदर थोड़ा सा येलो का पार्ट आ गया, और जो येलो वाला है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन का पार्ट आ गया। अब क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक फॉर्म वे से एक्सचेंज हो गया। आपको ये हल्का सा दिख रहा होगा, ऐसे एक्सचेंज होता है एक्चुअली। ये क्या होता है, लास्ट में जाके ऐसा बन जाता है। ये भी पैकाइटिन के अंदर नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फाइनल में ऐसा बनेगा। अभी क्या है, इसके बीच में जो रेड कलर का सब्सटेंस था
जो हमने साइनेप्सिस पढ़ा था पिछले जाइगोट में, क्या वो नहीं रहेगा? नहीं, इसमें अभी भी बीच में जो ये रेड कलर का सब्सटेंस है वो अभी भी रहेगा। आपको ये अभी भी गायब नहीं हो जाएगा यहाँ से, ये अभी भी प्रेजेंट है साइनेप्सिस वाला, ठीक है। बट इस स्टेज में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आगे पढ़ते, क्रॉसिंग ओवर इज ए एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है वो कैसे है, जिसमें एंजाइम की नेसेसरी होते हैं, एंजाइम चाहिए। एंजाइम जो इन्वॉल्व है इसमें, एंजाइम का नाम याद रखना है, रिकॉम्बिनेज। प्रोसेस क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, और उसमें जो एंजाइम या यूज हो रहा है वो क्या है, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लेड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम। क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन मतलब दो जेनेटिक मटेरियल के बीच का एक्सचेंज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। ये वाला प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता है क्रॉसिंग ओवर का, एट द एंड ऑफ पेकाइटिन। पेकाइटिन जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या होता है, फिनिशिंग की तरफ चला जाता है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, ये देखो, ये जो ये है ना क्रोमोसोम, अभी भी जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है यहाँ पे ऐसे के ऐसे बंधे रहते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि ऐसे जेनेट ऐसे होके खुल गए। ये जो मैंने बताया खुलने वाला प्रोसेस, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, फाइनल है। इसको इसके साथ मत कंफ्यूज होना, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट में जाके ऐसे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ऐसे हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बिगिनिंग ऑफ जाइगोटी सॉरी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या है, ड्यूरिंग डे मैंने पढ़ा, लेट ज़ेब्रा प्ले ड्यूरिंग डे, तो ये ड्यूरिंग है। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या बनाया था, ये लाल कलर का सब्सटेंस जो मैंने बताया था, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ लिंक करके रख रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो डिसोशिएट हो रहा है, मतलब वो एक टाइप से सॉल्यूशन जो इनके बीच में बना था वो हल्का हल्का एक टाइप, लोकल लैंग्वेज में या थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो पिघलना स्टार्ट हो रहा है कि ये डिसोशिएट हो रहे हैं। And the tendency of recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other. रिकॉम्बिनेशन इसका सॉरी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या था, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना। अब ये जो जोड़ने वाला सब्सटेंस है ये पिघल पिघल के अगर ये निकल रहा है तो ये एक दूसरे के साथ सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, तो वही बात लिखिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका बाइवेलेंट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक्सेप्ट का मतलब कहाँ छोड़ के, जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर ये देखो, ये वाला प्रोसेस जहाँ पे मेरा अभी ये कर्सर है, यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस को, इस वाले पोजीशन को छोड़ के बाकी सारा जो रेड कलर का सब्सटेंस है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो डिसोशिएट हो जाएगा। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है उसे क्या बोलते हैं हम, कायस्मेटा। जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कायस्मेटा। ये देखो यहाँ पे ये लिखा CHIASMATA, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा। इन oocyte of several some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। ये क्या लिखा है कि बहुत ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जहाँ पे ये डिप्लोटीन स्टेज, अभी तक हमने जो पढ़ा क्या होता है, जो हमारे माइटोसिस पढ़ा था वो 24 घंटे में खत्म, पूरा प्रोसेस करा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब इंटरफेज मिलाकर 24 घंटे में पूरी सेल डिवाइड कर देती है। बट ये क्या कह रहा है कि सम कुछ oocytes क्या होते हैं, फीमेल की बॉडी में जो हमारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवम प्रोड्यूस होते हैं, वो oocytes से प्रोड्यूस होते हैं। वो स्टेज बहुत फीमेल्स में ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमन में ये oocyte जो होता है ये क्या कह सकते हैं, मंथ से ईयर तक लास्ट कर सकता है। लास्ट का मतलब ये रह सकते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। मैंने क्या करा, म्यूसिस स्टार्ट करी, प्रोफेज के अंदर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन कर लिया, और डिप्लोटीन जब स्टेज कर रहा था तो वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया। वो स्टेज में कम से कम महीने सालों तक ऐसे कैसे रह सकता है विद नो इफेक्ट।
ठीक है। और आगे जाके जब उसका मन करेगा तो वो वापस से डाइकाइनेसिस से आगे प्रोसेस क्या कर देगा, वापस से स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर कायस्मेटा बढ़ा दिया। और ये वाले बात याद रखना, क्या वाली बात, कि उस साइड ऑफ सेवरल वर्टिब्रेट डिप्लोटिन लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस मियोटिक प्रोफेज 1, फाइनल स्टेज, पांचवी स्टेज कौन सी थी हमारी, डाइकाइनेसिस ना। तो फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा। यहाँ पे क्या होता है, कायस्मेटा क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। जो कायस्मेटा क्या था, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर था ना, वो क्या होता है, एक टाइप से कोने की तरफ आना स्टार्ट होता है। मैं एक बार ना आपको क्या करती हूँ, जब वो पैकाइटिन हो गया था, पैकाइटिन के बाद डिप्लोटिन वाला स्टेज बता देती हूँ, क्या होगा आपको थोड़ा सा इजी होगा उसके लिए, डिप्लोटिन के लिए। क्या हुआ, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होता है, साइनेप्टिन एनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, वही होता है डिप्लोटिन हमारा। ठीक है, तो डिप्लोटिन के लिए एक बार मैं ये वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये बना देती हूँ मैं आपको। इसको थोड़ा सा लॉन्ग में करके दिखा देते हैं। एंड दूसरे वाला हमारा कौन सा कलर का बनेगा, येलो कलर का। यस, वेरी गुड, येलो कलर का बनेगा हमारा दूसरे वाला। ये क्या हुआ, अब इसके बीच में जो रेड कलर का सब्सटेंस था ना, वो डिसोशिएट होकर गया, ये क्या होकर के निकल गया, तो डिप्लोटिन में वो निकल गया। अब लास्ट क्या है आपका, डाइकाइनेसिस ना। डाइकाइनेसिस में क्या होएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है ना आपका, वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करने करेगा, खुलने लगेगा। धीरे धीरे क्या होएगा, अपना उसका एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का टर्मिनेशन हो जाएगा, ये कोने 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 की तरफ करेगा और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी जाके खुल जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस होंगे। म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ये म्योटिक स्पिंडल क्या, स्पिंडल फाइबर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या देखा था हमने, देखो रेड कलर के स्ट्रक्चर जो जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाके बाइंड कर देते हैं। ये देखो, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने, स्पिंडल फाइबर थे ना ये। तो वही कह रहे हैं कि वो स्पिंडल फाइबर भी असेंबल होना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम बने ये आगे जाके क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। बाय द एंड ऑफ डायगोनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। हमने लास्ट क्लास में प्रोफेज 1 में पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होते हैं, जो 2 मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, वो भी क्या हो जाता है, डिसोशिएट, ब्रेक डाउन हो जाता है। डायगोनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये एंड है ना, प्रोफेज का एंड फेज है, एंड सब फेज है ना। तो अब ये खत्म होएगा, डायगोनेसिस खत्म होएगा तो क्या स्टार्ट होएगा, मेटाफेज 1। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा होके ये कैसे बन जाएगा, जो मैंने आपको बार बार बोला था फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेटाफेज 1 के लिए आई होप आपको ये डायगोनेसिस समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस था। पहले विदाउट देखे हम बताते हैं कौन कौन सा स्टेजेस थे। अभी आपको जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज अपनी एनसीईआरटी में मत देखना, मैंने एक निमोनिक बताया तो उसके थ्रू याद करो। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायगोनेसिस, पांचों स्टेज। लिप्टोटिन में क्या हुआ, हमारा क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस होना स्टार्ट कर गया, कंडेंस हो गया, हमको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने लग गया। फिर क्या आया हमारे जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या हुआ, साइनेप्सिस हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना। पैकाइटिन में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जहां से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारे पैकाइटिन में। डिप्लोटिन में क्या हुआ, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो अब क्या होने लग गया, डिसोशिएट होना स्टार्ट हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा। कायस्मेटा क्या है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये सारी बातें आपको ऐसे फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको स्क्रीन ऊपर करके देखो, मेरे को भी मैं कुछ रीड नहीं कर रही हूँ, स्क्रीन ऊपर करा ना। अभी देखो, ऐसे ही अपनी बुक बंद करो एक बार, और एक बार आप अपने आप खुद भी रिपीट करके देखो, एक बार लिख के देखो ये सीरीज आपको याद आई क्या नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मेटाफेज से। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम।
उसी को हम क्या बोलते थे, बाइवेलेंट बोल रहे थे ना अभी। अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट में जैसे देखो आगे के सारे स्टेज सेम एज जो हमने लास्ट क्लास में माइटोसिस के लिए पढ़े थे। अगर किसी ने माइटोसिस नहीं पढ़ी है उसके लिए छोटे छोटे डेफिनेशन में समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माइटोसिस में मेटाफेज को प्रॉपर 2-3 पैराग्राफ में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आपको लगेगा कि बिल्कुल एक 2-3 लाइन में क्या समझा रहे हैं, पहले माइटोसिस चेक कीजिए। तो क्या हुआ, बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहाँ अलाइन हुआ, जाके इक्वेटोरियल प्लेट में। जैसे वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम। काइनेटोकोर से अटैच होते थे स्पिंडल फाइबर आके, जो मेटाफेज में होता था माइटोसिस के, सेम मेटाफेज 1 में हो रहा है हमारे किसके, मियोसिस 1 के। इक्वेटोरियल प्लेट में जाके होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हुए, स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर से अटैच हुआ, सेम सेम सेम। सी हियर, ये जाके इक्वेटोरियल प्लेट में आपको दिख रहे हैं अटैच अरेंज होते हुए मेटाफेज 1 फिगर 10.3 के। और ये देखो स्पिंडल फाइबर आपको रेड और येलो कलर के स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते दिख रहे हैं, सेम वही है। एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने सेपरेट करके अपने अपने कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने एंड पे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated with the at the centromere। सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे अटैच रहती है। क्या बोला है इन्होंने, ये देखो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम खींच के लेके गया, सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट नहीं करा इसने। अब ये देखो ये क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम है ना, एक को यहाँ पे कर्सर को देखो, मैं कहाँ पे ब्लैक कलर का कर्सर, एक को इस पॉइंट से खींच के लेके गए एक एंड की तरफ, दूसरे को ये जो आपको कर्सर दिख रहा है ब्लैक कलर के, इस पॉइंट से खींच के लेके गया। अगर ये इस पॉइंट से खींच के लेके जा रहा है बट स्टिल ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड है, ये तो अभी तक अटैच ही है ना, ये लिखा है कि सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है अभी तक, बट होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। टेलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी वापस से स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। अब टेलोफेज 1 कंप्लीट हुआ, टेलोफेज की हम बात किसकी करते हैं, साइटोकाइनेसिस की ना। साइटोकाइनेसिस क्या मतलब, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, डायड ऑफ सेल बना, डायड ऑफ सेल, ये वर्ड याद रखना, डायड ऑफ सेल। प्लीज अपने एनसीईआरटी में से हाईलाइट कर लो, मतलब 2 सेल बनी ना फाइनल में जाके, ये देखो ये ऐसी 2 सेल बन गई है टेलोफेज 1 के बाद, 2 सेल प्रॉपर बन गई है, इसे कहते हैं डायड ऑफ सेल। Although in many cases the chromosome do not undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। ये कह रहे हैं देखो, अब टेलोफेज खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस खत्म हुई, अब हमने क्या पढ़ा था, अब खत्म, 2 सेल में बट गया। अब क्या होगा, अब अगली बार जब उसे डिवीजन होएगा तब वो इंटरफेज, तब वो जाके वापस से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएगा। ये पढ़ा था हमने लास्ट बार में। तो क्या करेगा, जो क्रोमोसोम बना था वो हमने ये देखा था कि क्रोमोसोम अनटेंगल हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर, मैं क्रोमोसोम अनटेंगलिंग वाली बात कहाँ पे कह रही हूँ। देखो ये लिखा, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये किसके बारे में लिख रहा है, क्रोमोसोम। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। यही बात तो कह रहा है कि टेलोफेज के आपने क्रोमोसोम बनाया, अभी तक इतनी मेहनत करी क्रोमोसोम बनाने के ऊपर, और फिर आपको तो ये होना चाहिए ना कि क्रोमोसोम टेलोफेज पे आके अपने आप वापस से डीकंडेंस हो जाए, क्रोमेटिन मटेरियल में बढ़ जाए। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ है ना, होता नहीं है मैनी केसेस में, बहुत सारे केसेस में इतना सब कुछ काम नहीं होता, क्योंकि उसको वापस से एक बार क्रोमोसोम बनना पड़ेगा। अगली बार भी तो प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में वो वापस से एक नया काम करते हैं। प्रोफेज का काम ही क्या होता है, क्रोमोसोम को अच्छे से बनाना, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन करना। तो अब उसको वापस से वो काम करना होता है, तो वो क्या करता है, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, जो आपकी क्रोमेटिन वाली स्टेट होती है ना, उसमें वो उसको जाने से रोक देता है कि भाई तू क्रोमोसोम है, अच्छा भला कंडेंस हुआ बैठा है, तू कंडेंस स्टेट में ही रहे, तो वापस से डीकंडेंस मत हो, तो धागे धागे वाला क्रोमेटिन मत बना, तो ऐसे ही रहे। क्योंकि मेरे को अगले स्टेज जो मैं प्रोफेज 2 आएगा ना, म्यूसिस 2 का, मेरे को तेरा काम ऐसा उसी में ही है। अब तू वापस से पहले टेंगल होएगा, क्रोमेटिन बनाएगा, फिर मैं वापस से तेरे को खोलूंगा, क्रोमोसोम बनाऊंगा, सुपर कोइलिंग करूंगा, मेरे को नहीं करना इतना। वो क्या ऐसे, ये मैं थोड़ा सा ना आपको
क्या है ये लूज लैंग्वेज में हल्का सा मैं एक नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की, बुकिश लैंग्वेज से अलग वे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन, दो म्योटिक डिवीजन, म्योसिस 1 और म्योसिस 2 की बात कर रही है वो। इन दोनों म्योटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के स्टेज के बीच में। इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, कम छोटी सी होती है। ऐसा नहीं होता कि कितने कितने घंटे कितने कितने दिन की रहते, शॉर्ट लिव्ड है। दिस इज देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। स्टार्टिंग में जब हम म्योसिस के बारे में बेसिक 4 पॉइंट पढ़ रहे थे ना, उसी में लिखा था कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही होएगा, बार बार नहीं होता। वही लिखा है कि देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। अब वो बोलोगे भाई इंटरफेज है, इंटरकाइनेसिस है, तो वापस से डीएनए रेप्लिकेट करेगा? नहीं, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए ऐसे जो एक बार हो गया तो वो ही रहेगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। इंटरकाइनेसिस के अब किसके इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आएगा? प्रोफेज 2, विच इज मच सिमिलर टू प्रोफेज देन प्रोफेज 1। वो कह रही है कि प्रोफेज जो ये 2 वाला प्रोफेज है ना, ये माइटोसिस से बहुत मिलता जुलता है। प्रोफेज 1 देखा आपने, प्रोफेज 1 में हमने इतनी सारी बातें कर ली, क्या ये प्रोफेज 1 हमारे माइटोसिस के प्रोफेज से मिलता है? दूर दूर तक नहीं। उसमें कुछ सब डिवीजन नहीं थी, कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं बताया था उसने। ऐसे ही है प्रोफेज 2 है, ये भी कुछ ऐसा नहीं है, छोटा सा पैरा है ना, देखो ये स्टार्ट होकर 4-5 लाइन का पैरा कह रहा है ये ऐसा। ये प्रोफेज जो है ना वो सिंपल, बहुत सिंपल है प्रोफेज 1 से, और माइटोसिस जैसा है अभी, ये ऐसे याद रखो। Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis before the chromosome become fully elongated। जो भी मैंने आपको बात बताई वो यही है, क्रोमोसोम पहले खुले उससे पहले ही प्रोफेज 2 स्टार्ट कर देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू म्योसिस 1, म्योसिस 2 रिजेंबल टू नॉर्मल माइटोसिस। देखो म्योसिस 1 में आप ये आपने देखा बहुत सारी चीजें पढ़ी म्योसिस 1 में आपने, प्रोफेज के अंदर 5 सब स्टेजेस पढ़ लिए, फिर मेटाफेज पढ़ा आपने जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जाके इक्वेटोरियल प्लेट में लाइन हुए। क्या कह रहा है म्योसिस 2? कहता भाई मैं ना बहुत सिंपल सा हूँ, मैं इतना ज्यादा झमेले नहीं करता, मैं बिल्कुल जैसे माइटोसिस 2 था ना, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, नॉर्मल माइटोसिस जैसा। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई। नॉर्मल हमने माइटोसिस के प्रोसेस में यही पढ़ा था, क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट हो गए। अगर थोड़ा बहुत उसमें इलोंगेट हुए थे वो, तो थोड़ा बहुत भी वो वापस से जाके क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। मेटाफेज 2 की बात करते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, सेम वही बात है, सेम सेम बिल्कुल। क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाके अलाइन हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से जाके स्पिंडल उसने अटैच करा काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, सेम बिल्कुल। क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं ना काइनेटोकोर ऑफ से, काइनेटोकोर किसके, सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जाके अटैच हो गया। एनाफेज की बात कर होती है, दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इट बिगेन्स विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम which holding the sister chromatid together। सेंट्रोमियर क्या है, जहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, ये देखो यही होते हैं ना सेंट्रोमियर। क्या होता है सेंट्रोमियर? ये देखो ये वाला पॉइंट ही होता है ना सेंट्रोमियर, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही कह रहे हैं। हाँ, allowing them to move toward opposite pole, अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे। और shortening of microtubule attached to kinetochore। एक बार मैं इसको अच्छे से इस वाले से समझाती हूँ। यहाँ पे देखा स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर ये किसका है, मेटाफेज के स्पिंडल फाइबर कितने लंबे लंबे हैं। ये वही बात बोल रहे हैं कि इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर जो निकल रहे हैं ये भी क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे होने स्टार्ट कर देंगे, शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी उसकी भी। सेम वही बात लिखी है, आगे पढ़ते हैं। एनाफेज पढ़ लिया, अब टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज क्या होगा, म्योसिस एंड विद द टीलोफेज 2। म्योसिस किसके साथ एंड हो जाएगी, टीलोफेज 2 के साथ एंड हो जाएगी। इन विच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। टीलोफेज में वापस से एक न्यूक्लियर एनवेलप उसके ऊपर बन जाएगी। सब चीज आपने इतना इजीली लास्ट क्लास में पढ़ी, अब ये आपको मक्खन से लग रहे होंगे 4 पैराग्राफ। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल। टीलोफेज के बाद क्या आएगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ,
अब 2 सेल से आगे जाके क्या बन गई, 4 सेल, 1 2 3 4 आपको दिख रही होगी टेलोफेज 2 में। ये क्या है, टेट्राड ऑफ सेल, टेट्राड मतलब 4 सेल का पेयर बन गया, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। देखो क्या बनी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनी, किससे, डिप्लॉइड सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से आगे जाके 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। ये होता है हमारा मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ते हैं अब, क्या पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस। छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपको पहले से पता है, वापस से मैं आपको बता देती हूँ। मियोसिस क्या है, मैकेनिज्म जहां से बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिख रहे हैं ये बात, मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल याद रखो, जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया था, मैंने आपको एक, जब ये जाइगोट एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म वगैरह मैं पढ़ा रही थी आपको, इससे ऊपर मैंने 2n करके कुछ लिखा था। क्या था कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, हमारे गैमेट, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और वापस से एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं ना। ये क्यों बताया था मैंने, क्योंकि ये मैंने बताया था कि मियोसिस के थ्रू क्या होता है, रिड्यूस हो जाता, नंबर रिडक्शन हो जाता है, जो पहले 2n था वो n हो गया, वापस से जुड़ के 2n हो गया, मतलब फाइनली जैसे पेरेंट थे वैसे ही प्रोजेनी बन गया। ये किसके थ्रू हुआ, मियोसिस के थ्रू, गैमेट्स के रिडक्शन की वजह से। तो वो यही कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक सीरीज में, सॉरी स्पेसिफिक स्पीसीज में क्या रहते, सेम। वही मैंने बात बोली थी, हमारे, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे पेरेंट्स भी डिप्लॉयड थे, हमारे ग्रेट पेरेंट्स भी डिप्लॉयड थे, इस ह्यूमन में हर कोई, मैं आप हम सब डिप्लॉयड है। ये किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वापस हम डिप्लॉयड बन जाते हैं। ये बात लिखने की, ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी थी। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पे आपको रिडक्शन मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस को मैं बताऊं रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, लिख लो कहीं पे। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। क्या लिखा है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, देखो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बनाई थी, फाइनल क्रोमोसोम देखो इनिशियल ऐसे थे, यहाँ पे देखो कर्व से देखो, इनिशियल ऐसे थे ना, और फाइनल क्रोमोसोम कैसे बने, ये किसके थ्रू, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया। वेरिएशन दिख रही है आपको, इनिशियल से और फाइनल के बीच में वेरिएशन दिख रही है, किसमें आ रही, किसमें आई, मतलब मियोसिस में आई ना, माइटोसिस में तो नहीं देखी। तो ये कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन कौन लाता है, मियोसिस लाता है। और इसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या आप अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट हो, बिल्कुल एग्जैक्ट की बात कर रहे हो, नहीं ना, हम अपने पेरेंट्स की तरह या हम अपने सिबलिंग्स की तरह, किसी की भी तरह हम एग्जैक्ट होते ही नहीं है। कोई दो ऑर्गेनिज्म, हर किसी के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच में, वो किसके थ्रू आती है, क्योंकि मियोसिस होती है, जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो मियोसिस होते हैं, उसके थ्रू आती है ये। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखो वेरिएशन तो जरूरी है ना, हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बॉडी चेंजेस कर रही है, हमारा देखो हम पहले बंदर थे, बहुत लोग, अगर मैं पढ़ा, एक्चुअली बंदर नहीं था, वो पूरा एक साइकिल होती है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, एक स्टेज से दूसरी स्टेज आए, तब जाके फाइनली ह्यूमन पर नहीं। बट अगर नॉर्मल लैंग्वेज हमको बचपन से क्या सिखाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम पहले बंदर से इवॉल्व होके आए, वो इवोल्यूशन वेरिएशन किसके थ्रू आया है, इसी म्यूसिस के थ्रू। पहले कुछ था, फिर जेनेटिक वेरिएशंस हुई बॉडी के अंदर, फिर कोई एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म में हल्का सा चेंजेस आया, उनकी बैक के रिब्स में, सॉरी मतलब बैक की वर्टिब्रल कॉलम में, रिब्स में आगे कुछ चेंजेस आए, ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आए, वो वेरिएशन के थ्रू, किसके थ्रू आ रहा है, म्योसिस के थ्रू, और उसी के थ्रू इवोल्यूशन हो रहा है ना, उसी के थ्रू तो हम इवॉल्व करके बंदर से इंसान बने, यही बात लिख रहा है। आई होप ये मैंने आज आपको पूरा म्योसिस कंप्लीट करवा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। विद द डायग्राम्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। म्योसिस किस में आते हैं, दो पार्ट होते हैं, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको ना क्वेश्चन बॉक्स के तीनों आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्या है, व्हाट हैपन इन मेटाफेज,
अब हमने मेटाफेज इतनी बार पढ़ लिया ना, मेरे को लगता है मेरे को आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है मेटाफेज में होता क्या है। क्या होता है, आप इजीली आंसर दे सकते हो आंख बंद करके भी, कुछ नहीं होता। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में जाके या मेटाफिजिक प्लेट में जाके बीच में जाके अलाइन कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये होता है मेटाफेज में। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही प्रोजेनी बनते, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को। हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट। प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होते हैं, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होता है, सेल प्लेट होता है ना, एक स्मॉल प्रिकर्सर होता है सेंटर से जो कि आउटवर्ड ग्रो करता है, और एक फिर क्या करता है, एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है। सेल प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, देखो ये सेल प्लेट हमने ये साथ जब साइटोकाइनेसिस पढ़ रहे थे। इक्वेशनल डिवीजन वाली बात मैं बता देती हूँ कहाँ लिखी हुई है इक्वेशनल डिवीजन। सी हियर, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को बोलते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to HB Education Insight. Thank you so much for your time and efforts. Bye bye. Hope study well.